तो लेट वी डिस्कस टुडेस टॉपिक। बेटा आज का टॉपिक पहले रहेगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। ठीक, देखो बेटा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल की पहले बात करेंगे। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। देखो बेटा, एल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो हमें यह पता चलता है कि एल्कोहल जो होते हैं वो होते हैं ROH, इजंट इट? तो इसमें हाइड्रोजन इज ज्वाइंट टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। यू वेरी वेल नो, जहां पे भी हाइड्रोजन फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ता है तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो क्योंकि यहां ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, डेफिनेटली होगा। तो एसिड कौन होते हैं? जो H देते हैं। तो अगर मैं इसको वाटर में डाल दूंगा तो वाटर में ये H देना चाहिए हमें, ठीक, और क्या बनाना चाहिए? RO नेगेटिव प्लस दैट ऑफ H। इसने किसको दे दिया? वाटर को। क्या बना? H3O पॉजिटिव। ठीक, यानी अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक, बट ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में ज्यादा होता है, फॉरवर्ड में कम। यानी एल्कोहल जो है दे आर वीकर एसिड देन वाटर। सबसे पहली बात, एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। ठीक, एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। क्यों भाई? एल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। वाटर से वीकर एसिड है। द रीजन इज वेरी सिंपल। हम किसी भी चीज के एसिडिक कैरेक्टर को कैसे देखते हैं कि H देने के बाद उसका अनायन कितना स्टेबलाइज्ड है, इसी बात पे देखते हैं। अगर मैं अल्कोहल की बात करता हूं तो अल्कोहल जब हमारे पास H देता है, ROH, आफ्टर गिविंग H गिव्स अस RO नेगेटिव, ठीक है जी, और साथ में H पॉजिटिव। ठीक, H पॉजिटिव कौन निकालेगा? ऑब्वियसली वाटर निकालेगा। तो ऐसे लिखने में लिखा है सिर्फ मैंने। और हमारे पास अगर वाटर होता तो वाटर जो है, वाटर में हमारे पास OH नेगेटिव और H1 पॉजिटिव। ऐसे बनता कि नहीं बनता? हम किसी भी एसिडिक चीज की, जो कोई भी एसिड होता है, उसकी स्ट्रेंथ किस पे देखते हैं? उसके कॉन्जुगेट बेस पर। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो H देना इजी होगा। अब मेरे को इन दो को कंपेयर करना होगा तो मैं क्या देखता हूं, ये O नेगेटिव है और यहां पे OH नेगेटिव है। तो यहां पे अल्काइल ग्रुप है जिसका कैसा इफेक्ट होता है? प्लस साई इफेक्ट होता है ना। तो बिकॉज ऑफ प्लस साई इफेक्ट दिस अनायन बिकम्स समवट लेस स्टेबल। दिस अनायन बिकम्स समवट लेस स्टेबल, जबकि यहां पे H का इतना ऐसा इफेक्ट नहीं होता। तो ऑब्वियसली क्योंकि यहां पे प्लस साई देने वाले अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इस वजह से बेटे हमारे पास एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। बट बेटे एक्सपेरिमेंटली हमने क्या पाया? एक्सपेरिमेंटली हमने पाया कि जो मिथाइल एल्कोहल होता है ना, मिथाइल एल्कोहल, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर। दिस इज द ओनली एल्कोहल व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर एंड आई डोंट हैव एनी लॉजिक फॉर दैट। ठीक, इट इज एक्सपेरिमेंटली डन। ये एक्सपेरिमेंटली Ka पे देखा गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पे देखा गया है। और उसके बाद बाकी जितनी भी अल्कोहल्स हैं, तो मिथाइल अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर, अदर अल्कोहल्स आर वीकर देन वाटर। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम ये अच्छे से जानते हैं बेटा, कोई भी एसिडिक चीज वो होती है जो H आसानी से देती है, उसका अनायन स्टेबलाइज होता है। और अनायन को स्टेबलाइज कौन करता है? विड्रॉइंग ग्रुप। आप पढ़ चुके हैं कि विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को क्या करता है? इंक्रीज। और रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं? डिक्रीज। अगर बेटे मैं अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल लेता हूं, अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल में मैंने लिया मिथाइल अल्कोहल, ठीक, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक, तो जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, आपको पता प्लस साई इफेक्ट बढ़ता जाएगा। प्लस साई इफेक्ट यानी रिलीजिंग इफेक्ट, यानी एसिडिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास मिथाइल अल्कोहल विल बी मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल। तो एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई वाले होते हैं। बोलो क्लियर हो गया यहां तक? अब यहीं पर अगर मैं ब्रांचिंग की बात करता हूं, ठीक, ब्रांचिंग के साथ जैसे मान लो मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CH2OH। दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, दिस वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल। जबकि अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, CH3, CH2, CHOH, CH3, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, इजंट इट?
और फिर अगर मैं बात करूं टर्शरी अल्कोहल की, CH3C, CH3, CH3OH, तो बेटा जैसे ब्रांचिंग भी बढ़ती है वैसे हमारे पास अल्काइल ग्रुप अराउंड द कार्बन हैविंग OH बढ़ेंगे, उससे हमारे पास अगेन क्या होगा, प्लस साइड इफेक्ट क्या होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। और एडिटिव होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, प्लस साइड इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो बेटे यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ प्राइमरी का ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ जी। फिर अगली बात, अगर जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं एसिडिक करेक्टर उतना ज्यादा बढ़ जाया करता है, हमारे को मालूम है। अगर मैं ऐसा बोल देता तुम्हें कि मेरे पास है NO2 CH2 CH2OH, ठीक है, और दूसरा बोल देता बेटा मैं यहां पर कि Cl CH2 CH2OH, ठीक। तीसरा बोल देता बेटा यहां पर NH2 CH2 CH2OH, और लास्टली बोल देता CH3 CH2 CH2OH। अब मुझे इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। बेटे देखो, कॉमन चीजों को नहीं देखते हैं, किसको देखते हैं, अनकॉमन। तो यहां कॉमन चीज क्या है, क्या ये चीज कॉमन है हमारे पास, ये चीज सभी में कॉमन आ रही है कि नहीं? तो इसको नहीं देखेंगे, अनकॉमन चीज को देखेंगे। और विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक करेक्टर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। पल्लवी में कर दूंगा बाद में, ठीक। तो देखो बच्चे, यहां पे -I विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, -I विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यहां -I समवट वीक, ठीक, यहां -I वीकर, ठीक है जी, और यहां क्या आएगा, +I। तो विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा इंक्रीज करते हैं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को, यू वेरी वेल नो। सो इसलिए यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये लिख दोगे भाई, more is the acidic strength, more are the withdrawing groups, more is the acidic strength. Is there any problem in this? इसी तरह से अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता CH2Cl CH2COH, दूसरा लिख देता CHCl2 CH2OH, तीसरा लिख देता CCl3 CH2OH। फटाफट से बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती? जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगते, विड्रॉइंग ग्रुप यहां ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहता कि नहीं रहता भाई? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अगली बात, अगर मैं ऐसा लिखता CH2NO2 CH2 CH2OH, दूसरा लिखता CH3 CHNO2 CH2OH, और तीसरा लिखता CH3 CH2 CHNO2, और यहां पे लिखता OH। अब बोलो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता? बेटा विड्रॉइंग ग्रुप जितना पास होगा एसिडिक के उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में चलेगा कि नहीं चलेगा बच्चों लोग? कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसमें रहेगा। तो आई थिंक सो यू कैन इजीली डू दैट और नॉट, ठीक। तो इस तरह से बेटा विड्रॉइंग ग्रुप जितना पास होगा किसके, OH के, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अल्कोहल में सिंपल बात, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, मिथाइल अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, रिलीजिंग ग्रुप increases decreases acidic strength, more is the number of withdrawing groups, more is acidic strength, more is the number of releasing groups, lesser is acidic strength, near is withdrawing group to OH, more is acidic strength। ये सारी हमने +1 में की हुई ना बातें, तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये हमें पता कैसे चला था, क्योंकि हम तो बोल रहे वाटर से वीकर एसिड है, तो हमें पता कैसे चला कि एसिडिक है, ठीक। तो चलिए इसके एक दो रिएक्शन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, एसिडिक नेचर के बारे में, ठीक। और इसमें एक बहुत मजेदार, बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हें करवाऊंगा, ठीक। देखो बच्चे, हम रिएक्शंस बेस्ड ऑन एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, यानी इसको आपकी बुक में लिखा होगा कि रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ
क्लीवेज ऑफ O2H बॉन्ड, O2H बॉन्ड, ठीक। ये H बॉन्ड, O से H का बॉन्ड टूटेगा तो एसिडिक नेचर ही हुआ ना, H देने वाला एसिडिक नेचर हुआ ना। तो हमें कैसे पता चला कि एसिडिक है? बेटा किसी मेटल से रिएक्ट किया। हमें जानते हैं मेटल का काम एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करना है? डिस्प्लेस करना। तो कल को मेरे को ऐसे बोला ROH था और मैंने सोडियम के साथ इसको क्या किया? रिएक्ट करवा दिया। सोडियम का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना। तो एसिडिक हाइड्रोजन को इसने डिस्प्लेस किया, क्या बनाया? RONA, और साथ में क्या बना दिया? H, नेसेंट हाइड्रोजन। जब आपने रिडक्शन का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको इथाइल अल्कोहल और सोडियम बताया होगा मैंने, और बताया होगा नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन है ये, है ना, और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव भी होती है। इसको बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन के अंदर यूज करते हैं हम लोग, ठीक। तो इसमें क्या होगा? C2H5OH मैंने ले लिया, मैंने लिया सोडियम, ठीक। क्यों ये रिडक्शन कपल की तरह वर्क करता है? क्योंकि मेटल का काम है एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना। तो डिस्प्लेस किया, C2H5ONA बना बेटा जी, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, बाहर क्या निकला? H इज नेसेंट, नेसेंट हाइड्रोजन इज केपेबल ऑफ रिडक्शन, तो इसलिए ये कपल रिडक्शन के लिए यूज हो जाता है। ऐसे इसकी जगह कोई भी मेटल यूज कर सकते हो बेटा, सोडियम की जगह पोटेशियम भी तो कर सकते हो, उसी जगह कैल्शियम भी तो कर सकते हो, उसी जगह मैग्नीशियम भी तो कर सकते हो। ये सारे के सारे हमें क्या करेंगे? इसी तरह का रिएक्शन देंगे। तो उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं वाली। हाँ जी। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन के आता है कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड सोडियम। क्या बोला? अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन ये दे दिया मैंने, कहा अरेंज in the order of reactivity towards sodium, ठीक। ये क्वेश्चन दिया और इसमें दे दिया एक CH3 CH2 CH2OH, ठीक, हाँ रादर CH2OH। दूसरा दे दिया CH3 CH2 CHOH CH3। तीसरा दे दिया CH3 C CH3 CH3OH, ठीक है जी। और चौथा हमें दे दिया NO2 CH2 CH2 CH2OH। बेटा देखो बड़ी सिंपल बात है, हमें ये पता है सोडियम के साथ रिएक्शन क्या बता रहा है? एसिडिक कैरेक्टर। तो हम एसिडिक कैरेक्टर पूछा है, तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? जहां ब्रांचिंग कम होगी। ब्रांचिंग यहां कम है, प्राइमरी की ज्यादा होता है ना एसिडिक, देन दैट ऑफ सेकेंडरी, देन दैट ऑफ टर्शियरी। तो इसका सबसे ज्यादा एसिडिक, और फिर उस पर अगर लग जाए विड्रॉइंग ग्रुप और ज्यादा एसिडिक हो गया। इसलिए आंसर क्या आ गया? अगर ऑर्डर बनाना होता डी, डी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी। बोलो इज इट क्लियर? तो जब कभी क्वेश्चन आ जाए ना सोडियम के साथ मैग्नीशियम के साथ ऑर्डर लिखो, तो वो तुम्हारा बुद्धू बनाया जा रहा है, वो एक्चुअली एसिडिक नेचर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एसिडिक नेचर पूछा जाता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना, मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर, अदर्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। बोलो क्लियर? अब एसिडिक नेचर पे ये तो मेटल के साथ तो रिएक्शन समझ में आ ही जाते हैं हमारे को, ठीक, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एसिडिक नेचर के ऊपर बेस्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो करवा रहा हूं। प्लीज सारे बच्चे ध्यान इधर देंगे, लिखेंगे कम समझेंगे ज्यादा, ठीक। बेटा एसिडिक नेचर पर जो रिएक्शन है वो है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें बताने वाला हूं मैं। एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? नाम क्लियर कर रहा है। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक। बेटे जब भी किसी भी अल्कोहल को अगर आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव से रिएक्ट करवाते हो, किसी भी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव का रिएक्ट करवाते हो तो एस्टर की फॉर्मेशन होती, रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। ध्यान से देखना,
अब इस रिएक्शन को हमने ऐसे किया कि हमने लिया एक अल्कोहल ROH, डन जी। इसके साथ पहले मैं ले लेता हूं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिया HOOCR, चलेगा जी? उल्टा लिख दिया सर ने, RCOH को क्या लिख दिया, मतलब समझते हो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बेटा इसमें जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन में होगा क्या बेटे, इसका जाएगा H और इसका जाएगा OH, ठीक है जी? इसका जाएगा OH और इसका जाएगा H, बना क्या, ROC डबल बॉन्ड OR, इसका RCO पार्ट जुड़ा, उसका RO पार्ट जुड़ा, एस्टर बना, और साथ में बाहर क्या निकला, वाटर, साथ में बाहर क्या निकला, वाटर। बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, इंटरेस्टिंग बात यह है, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से वीकर एसिड होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। पर यहां थोड़ा ध्यान दो, यहां अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, अल्कोहल का O से H बॉन्ड टूटा, और इसका कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, इसका OH बॉन्ड टूट रहा है। मस्त बात यह है कि यहां अल्कोहल इज बिहेविंग एज एसिड एंड दिस इज बिहेविंग एज अ बेस, जबकि क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, पर ऐसा हो रहा है ना तुम्हारे सामने। हो क्या रहा है कि आपका एसिड जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और जो अल्कोहल है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। हालांकि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ऐसा क्यों हुआ? पहली बात, हमें शक है कि ऐसा होता है, तो इसको पहले प्रूव करना है कि ऐसा ही होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रेसर टेक्निक। किसका यूज करते हैं? ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक में क्या होता है, देखो बेटा, ट्रेसर टेक्निक में मैंने क्या किया, जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल का ऑक्सीजन 18 ले लिया। ऑक्सीजन 18 समझते? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है ना बेटा, तो हमने इसका आइसोटोप ले लिया हैवियर वाला 18, इसको बोलते लेबलिंग। क्या बोलते हैं? लेबलिंग। हमने लेबलिंग कर दी ताकि हमें पता चल जाए। अगर मान लो हमारे पास अल्कोहल ने OH दिया होता, जैसा कि हमारा सोच तो यही कहता है ना कि अल्कोहल को क्या देना चाहिए, OH, और एसिड को क्या देना चाहिए, H। अगर अल्कोहल ने OH दिया होता तो यहां से OH और H, ये ऑक्सीजन 18 कहां मिलता, हमें वाटर में मिलता। कहां मिलता? वाटर में मिलता कि नहीं? OH यहां से निकलता, H, तो ऑक्सीजन 18 कहां जाना चाहिए था, वाटर में। पर हमने पाया क्या कि ये ऑक्सीजन 18 पाया गया एस्टर में। सो इससे प्रूव हो गया कि भैया अल्कोहल ने अपना OH नहीं दिया। अगर अल्कोहल ने अपना OH दिया होता तो दैट मस्ट हैव बीन अपीयरिंग इन वाटर। ठीक, जो ऑक्सीजन 18 है दैट मस्ट हैव बीन अपीयरिंग इन वाटर, बट इट इज नॉट अपीयरिंग इन वाटर, दैट सजेस्ट दैट इट इज नॉट गिविंग इट्स OH, इन स्पाइट इट इज गिविंग अस H। और यहां जो एस्टर है, एस्टर के 2 ऑक्सीजन डिफरेंट सोर्सेस से आ रहे हैं। ये वाला कहां से आया? अल्कोहल से, और ये वाला कहां से आया? एसिड से। तो एस्टर के दोनों O जो है डिफरेंट सोर्सेस से आ रहे हैं। ये इस ट्रेसर टेक्निक से प्रूव हो गया। अब हमें यह तो समझ में आ गया कि यहां पे अल्कोहल्स आर बिहेविंग एज एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड आर बिहेविंग एज बेस। प्रॉब्लम इज दिस। ठीक ना। दूसरी बात, अब ये एस्टर बन गया, एस्टर बना तो एस्टर में इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, और इसके ऊपर क्या होगा? और वाटर हमेशा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। ये दोबारा अटैक कर सकता था, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल। पर मैं नहीं चाहता है रिवर्सिबल हो, मुझे तो एस्टर चाहिए। इस वजह से मैं यहां पे डाल के रखता हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्यासा होता है, वो क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं जाने देगा।
अगर तुमने इसमें एसिड ना लिया तो रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा हो जाएगा भाई, क्योंकि आपको पता है कि ये इतना अच्छा एसिड नहीं है कि H दे दे, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। उसको रोकने के लिए हम क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो पहली बात, एस्टेरिफिकेशन में अल्कोहल बिहेव लाइक एन एसिड एंड एसिड बिहेव लाइक अ बेस। अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटता है, O से H, और एसिड का कौन सा टूटता है, C से O। क्लियर, C से O। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है सच। और ये किससे प्रूव किया गया, ट्रेसर टेक्निक से। ट्रेसर टेक्निक मतलब अल्कोहल का ऑक्सीजन कौन सा लिया, 18। बेटा अल्कोहल का 18 लेना है, एसिड का नहीं। एसिड का ले लेंगे तो कोई फायदा नहीं होएगा हमारे को, ठीक, वो तो दोनों जगह आना ही आना है ना। अपने को किसका लेना है, जो एक साइड जा सके। तो इसलिए हमने अल्कोहल का हमने डोप कर दिया, या अल्कोहल में हमने लेबलिंग की और ऑक्सीजन 18 इसका ले लिया, इससे प्रूव हो गया। लेकिन H2SO4 यूज किया ताकि रिएक्शन वापस ना होने पाए, एस्टेरिफिकेशन हो गई। बोलो क्लियर, ठीक, समझ में आई मेरी बात। लेकिन अब अगली बात, अब मेरा मन मानने को तैयारी नहीं है कि भाई अल्कोहल ने कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने एसिडिक कैसे बिहेव किया। ये हमारी थॉट से बिल्कुल अलग है, हमारे कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है ना। जब तक हमारे पास कोई स्टॉन्च प्रूफ ना हो तब तक हम ऐसे कैसे कर सकते थे। तो चलो ऐसे कैसे हुआ या क्यों हुआ ये देखेंगे, बाय इट्स मैकेनिज्म। और इसके मैकेनिज्म के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा, हमारी एनसीईआरटी ने चंद मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं, 2 3 4, ज्यादा नहीं। अश्विनी सर ने तो सारे बता दिए, पर एक्चुअली क्या, एनसीईआरटी ने 3 4 मैकेनिज्म डिस्कस किए, जिसमें से एक है स्टेरिफिकेशन। और आपको पता है, जो भी बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ एडवांस में जनरली ये क्वेश्चन एक आता ही है ऑर्गेनिक में, कि एक मैकेनिज्म दिया होता है और उस मैकेनिज्म के ऊपर बेस नीचे पैराग्राफ दिया होता है, मतलब पूरा 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसलिए ध्यान से समझना, लिखना कम, समझना ज्यादा, मोबाइल पे उंगलियां कम बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मेरा मोबाइल टूट चुका है, मैं आपसे ले जाऊंगा, ठीक, क्लियर। और कोई कोई लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल की जो टेम्पटेशन है ना, वो कैलकुलेटर से मिटा रहे हैं कि कहीं तो उंगली चलाएं, ठीक। तो मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। मैकेनिज्म में हमारे पास इसमें 3 चीजें हैं, हमारे पास इसमें 3 चीजें हैं। वो 3 चीजें क्या क्या हैं, देखो बेटे, एक है ROH, ठीक है जी। दूसरी चीज है RC डबल बॉन्ड OH, और तीसरी चीज है प्यारे बच्चों जिसको हम बोलते हैं H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहां से आया H पॉजिटिव भाई, H2SO4 से। अब H पॉजिटिव है भूखा नंगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब ये अटैक करेगा। अब अटैक कहां करेगा, जहां इसको लोन पेयर मिलेंगे। अब लोन पेयर कहां मिलेंगे, ध्यान देंगे प्लीज, यहीं से कहानी शुरू होती है। या तो लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे है कि नहीं है, या तो लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे है कि नहीं है, या तो लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे है। तो H पॉजिटिव इन तीनों में से कहां अटैक करेगा, प्लीज सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे, लिखना छोड़ दो, ठीक। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, इसके ऊपर ये अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये ऑक्सीजन रिच तो है, यहां पे अटैक होने के चांसेस तो है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज्ड है, रिजोनेंस है कि नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, यहां के यहां और यहां के यहां, है कि नहीं। तो डीलोकलाइज्ड है तो दे आर नॉट रेडिली अवेलेबल, तो इस पे अटैक होना नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड। तो यहां नीचे लिख देता हूं कि ये डीलोकलाइज्ड हैं, नॉट रेडिली अवेलेबल, तो यहां अटैक होना नहीं। पर मजे की बात क्या है, इसकी वजह से ये अपना प्लस आर इफेक्ट तो शो कर रहा है कि नहीं, प्लस आर रिलीजिंग है कि नहीं, और ऊपर से ये क्या शो कर रहा है, ये अपना प्लस आई। तो मजे की बात ये हुई कि इसने भी इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी इसको दिए, सारे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चले गए। तो सबसे ज्यादा रिच ऑक्सीजन कौन सी है,
मोस्ट रिच ऑक्सीजन, बोलो ये वाली है कि नहीं है? समझ में आई मेरी कहानी? तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा रिच है, और जो हमारा भूखा नंगा है वो सबसे पहले इसी से मांगेगा। ठीक, तो इसलिए H पॉजिटिव का जो अटैक होगा ना प्यारे बच्चों, वो इस पे अल्कोहल पे नहीं होगा, अल्कोहल पे नहीं होगा, किस पे होगा? एसिड के ऑक्सीजन पे, और वो भी डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन पे। क्यों? उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे। क्यों थे ज्यादा? ये अपना प्लस साइड शो करता है, ये अपना प्लस साइड शो करता है, दोनों कार्बन को, कार्बन ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो भी कैसा? पार्शियल नेगेटिव, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर? तो H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा। अब जब H पॉजिटिव ने बेटे यहां अटैक कर दिया, C क्या बना? RC डबल बॉन्ड O के साथ चिपका भिखारी, और इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। सुन रहे हो मेरी बात कि चेपी जा रहे हो? ठीक, ये हो गया हमारे पास। क्लियर? अब ऑक्सीजन पॉजिटिव रहता नहीं, तो इसने यहां से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, कार्बन कैसा हो गया होगा? पॉजिटिव। तो अगला हमारे पास RCOH1 पॉजिटिव। क्लियर जी? क्या एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं? क्या होता है? पर वाटर तो तब निकले पहले स्टेबल बने, तो ये तो इंटरमीडिएट है। तो इससे पहले कि इससे वाटर निकलता, एक और काम हो गया। हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल भी पड़ा यहां पर। कौन? अल्कोहल। कौन? अल्कोहल पड़ा है कि नहीं? अल्कोहल के ऊपर लोन पेयर है कि नहीं? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा कि नहीं? तो इससे पहले कि OH निकलते, अल्कोहल ने अटैक कर दिया। जब अल्कोहल ने अटैक किया, क्या बना? RCOH, OH, और यहां पे ORH, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बोलो समझ में आया कि पिछला चला गया? आ गया। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव रहता है क्या? R और H में से किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? R तो कार्बन है, और H बेचारा जिसके ऊपर सबका दम चल पड़ता है, R से इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, तो ये किससे लेगा? जिसको भी गुस्सा चढ़ता है किस पे निकालता है? हाइड्रोजन पे बेचारे। अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव बना, पर चालू ये भी है। ठीक, इसको दिखता है यहां पे लोन पेयर, बोलता ले लो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहां से यहां अटैक कर जाऊंगा, है ना जी? तो ये यहां से यहां अटैक कर गया। समझ में आ रहा है? आगे यहां बना RCOH, यहां OHH, और 1 पॉजिटिव, है ना जी? और यहां क्या? O के साथ क्या जुड़ गया? R। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं? यहां कुछ पता चला यहां क्या बन रहा है? ये चीज क्या है? वाटर है कि नहीं? H2O, और मीडियम में क्या है? प्यासा, H2SO4। H2SO4 क्या इसको एब्सॉर्ब करेगा कि नहीं? तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये बॉन्ड 2 ठीक, और यहां पे क्या बना? वाटर। वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय H2SO4। हमारे पास यहां बना कार्बोकटायन लाइक दिस। प्लीज सी दिस। ठीक, और बाहर क्या निकला? वाटर। एक्चुअली दिस वॉज द स्टेप विच इज रिवर्सिबल। अगर मैंने एसिड नहीं डाला होता, ठीक, और वाटर से रिएक्शन की शुरुआत करते, तो ये दोबारा से वापस अटैक कर देता वाटर, यहाँ पे पॉजिटिव के ऊपर लोन पे अटैक कर लेते, रिएक्शन ऑल टुगेदर वापस। तो यही वाला स्टेप जो होता है रिवर्सिबल होता है। यही वाला स्टेप क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या डाला था? एसिड, ताकि यहाँ वाटर जैसे बने H2SO4 गुटक गुटक कर जाएगा इसको। समझ में आई बात? बचेगा ही नहीं वाटर, तो फिर अटैक कहां से होगा? पर ये बना कार्बोकटायन। अब बेटा मैंने बोला लिखना बाद में, समझ लेना। देखो पुत्र, यहां से स्टोरी हमारी बहुत भयंकर वाली। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन से भी ले सकता है, इस ऑक्सीजन से भी ले सकता है। बोलो किससे ले? ये ऊपर वाले से लेगा। क्यों लेगा? मैं बताता हूं रीजन। क्योंकि अगर यहां पे ऑक्सीजन पॉजिटिव बना,
तो ये H पे गुस्सा उतार पाएगा, यानी H को बाहर फेंक पाएगा। अगर यहां पॉजिटिव बना तो उसको क्या बाहर फेंकना पड़ता, R। C से O बॉन्ड तोड़ना आसान है कि O से H बॉन्ड तोड़ना आसान है? H तोड़ना आसान है ना भाई? इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, किसके जाएंगे? उस O के जिसके साथ क्या जुड़ा है, H, है ना, सॉफ्ट टारगेट, उसी को बाहर निकाला जा सकता है। क्लियर हो गया? तो इसने यहां से लिए इलेक्ट्रॉन, यहां से लेने के बाद हमारे पास बना होगा R C डबल बॉन्ड O के ऊपर रहा होगा पॉजिटिव, यहां पे OR, इजंट इट? और इसने किस पे गुस्सा उतारा होगा, H पे, और ये बन गया होगा R C डबल बॉन्ड OR, और बाहर क्या निकला होगा, H पॉजिटिव, भूखा नंगा, अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए बाहर, क्योंकि इसी ने तो पहले शुरुआत की थी, है ना भाई? कर्मा कम्स बैक। ऑर्गेनिक में तो ऐसा है ही है, जिसने पंगा लिया उसको ठुड्डा पड़ा। तो भैया इसने शुरुआत में पंगा लिया था, है ना, वैसे इसको ठुड पड़ेगा। पर इसके दौरान ये RCOR बन गया कि नहीं, एस्टर बन गया कि नहीं? तो बोलो मैकेनिज्म समझ में आया? बेटा इसका पहला स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने अटैक गलत ऑक्सीजन पे करवा दिया, सब कुछ ही खत्म। ठीक, और उसका लॉजिक है कि यहीं क्यों अटैक हुआ, पता चला आपको? ठीक, और उसकी वजह से हमारे पास ऐसे रिएक्शन होता चला गया। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई। पर अब हमें यह प्रूव करना था ना कि ये एसिड है और ये बेस की तरह वर्क कर रहा है, तो थोड़ा इस स्टेप में ध्यान दो। H किसने दिया, एल्कोहल। H किसने दिया, एल्कोहल ने। और यहां से टूटा था OH, वो OH किसका टूटा था, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो इन दो स्टेप से प्रूव हो गया कि H कौन देता है, एसिड, और OH कौन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। H कौन देता है, एल्कोहल, और OH कौन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से स्टेप से, इस स्टेप से और इस स्टेप से। बोलो क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन बहुत खास बात, दो खास बातें यहां पे। एल्कोहल इज बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल, सी, एंड दिस एसिड इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल। इसके ऊपर अटैक हो रहा है ना भाई। तो एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे हमारे से स्पीड पूछेंगे ना यार, तो ये बात हमने कौन से रंग से ध्यान रखनी है, पिंक से रख लेते हैं, कि दिस इज वर्किंग एज न्यूक्लियोफाइल, भूलना नहीं इसको, एंड दिस इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इस स्टेप से समझ में आ रहा है कि दिस इज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस वन इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल, इजंट इट? पर खास बात बेटे, अगर इसका R बड़ा हुआ या इसका R बड़ा हुआ, दोनों में से किसी का भी R बड़ा हुआ, तो बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, अटैक नहीं हो पाएगा। इस वजह से दो सुमो पहलवान जफ्फी नहीं पा पाएंगे ना भाई, पेट अड़ेंगे, है ना। तो भैया दोनों के R छोटे होने चाहिए। तो छोटे से छोटा एसिड और छोटे से छोटा एल्कोहल सबसे इजीली क्या करता है, एस्टेरिफिकेशन देता है। तो ये तुमसे पूछा जाता है कि ईज ऑफ एस्टेरिफिकेशन का ऑर्डर लगाओ, ईज ऑफ एस्टेरिफिकेशन का ऑर्डर लगाओ। ठीक, तो हमने बोला अगर एल्कोहल लेंगे छोटे से छोटा, दैट इज CH3OH will be giving better esterification than CH3 CH2OH, then CH3 CH2 CH2OH. Similarly, if I am taking acid in consideration, एसिड भी छोटे छोटा होना चाहिए। तो फॉर्मिक एसिड के एस्टेरिफिकेशन सबसे इजी, देन दैट ऑफ एसिटिक एसिड, देन दैट ऑफ प्रोपियोनोइक एसिड, एंड सो एंड फोर्थ। यानी कार्बन का नंबर जैसे बढ़ता जाएगा एस्टेरिफिकेशन की ईज कम होती जाएगी, भले ही वो किसका बढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड का बढ़े, भले ही वो किसका बढ़े, अल्कोहल का बढ़े। जैसे छोटे छोटा एसिड और छोटे से छोटा अल्कोहल सबसे आसानी से स्टेरिफाई करेंगे, मतलब मिथाइल अल्कोहल एंड फॉर्मिक एसिड सबसे अच्छे से स्टेरिफाई करेंगे। बोलो क्लियर? लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए, कैसा,
वैसा ही मैंने बोला एक मेरे पास ये है, ईज ऑफ एस्टेरिफिकेशन का ऑर्डर लगाने का। दूसरा मेरे पास, चू चू मत करो यार, मैं सिर्फ देखने में ही ठीक हूं अभी। ठीक, अब मुझे बोला इसमें एस्टेरिफिकेशन की ईज लगाओ। अब बेटे ये तो सारे एक जैसे हैं, है ना, सभी में बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड है। अब ऐसे केस में अगर तो देखो कार्बन का नंबर अलग अलग होता तब तो ठीक है, छोटे छोटे वाला आसानी से करता, लेकिन अब कार्बन का नंबर तो सेम ही आ रहा है, बेंजोइक एसिड ही है सारी जगह पर, सिर्फ उसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगे। अब हमें कैसे पता चलेगा किसकी एस्टेरिफिकेशन ज्यादा होगी? इसीलिए मैंने बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल वो अच्छा होता है जिसपे जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं, इजंट इट? तो मोर आर द विड्रॉइंग ग्रुप्स, मोर इज द ईज ऑफ एस्टेरिफिकेशन इन केस ऑफ एसिड्स, बिकॉज एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसमें ये ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? बोलो, इसमें ये ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो हेलो। अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता, बोलता जी CH3 CH2OH, दूसरा बोलता CHCl CH2OH, तीसरा बोलता CHCl2 CH2OH, और फिर बोलता CCl3 CH2OH। और अब मैं तुमसे ये पूछता कि अब मेरे को बताओ इसमें एस्टेरिफिकेशन की ईज कैसे होगी? हैव यू एनी आइडिया? इसमें न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो इसमें ऑर्डर ऐसे रहेगा। तो एसिड में विड्रॉइंग ग्रुप फास्ट करेंगे, एल्कोहल में विड्रॉइंग ग्रुप स्लो करेंगे, बशर्ते कार्बन का नंबर सेम हो। पहले तो अपन कार्बन का नंबर देखेंगे, जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा, वो चाहे एसिड हो चाहे एल्कोहल हो, उसकी एस्टेरिफिकेशन मुश्किल ही है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आई? और वहीं पर अगर कार्बन का नंबर सेम आ गया तो एसिड इलेक्ट्रोफाइल है, उस पे क्या चाहिए? विड्रॉइंग ग्रुप, और एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, उस पे क्या चाहिए? रिलीजिंग ग्रुप। तो एल्कोहल ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप वाले आसानी से स्टेरिफाई करेंगे, बशर्ते कार्बन का नंबर क्या आ जाए? सेम आ जाए। विड्रॉइंग ग्रुप वाले एल्कोहल में मुश्किल और एसिड्स में स्ट्रॉन्ग। बोलो क्लियर? तो ईज ऑफ एस्टेरिफिकेशन का ऑर्डर लगा सकते हो। बेटे कभी अपने दोस्तों को दिया भी है कभी कोई क्वेश्चन? जरा ये वाला क्वेश्चन दे के देखना, ये सो कॉल्ड जो चैंपियंस है ना, जीरो हो जाएंगे तुम्हारे सामने। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा पढ़ो, मेहनत करो, आपको बहुत अच्छा कराया जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? बैक टू पेविलियन। अब देखो बच्चे, हमारे पास यहां हमने H2SO4 यूज किया ना? क्यों यूज किया? वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि रिएक्शन वापस ना आए। तो क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ H2SO4 ही है? क्या कोई और एसिड नहीं है? मैं HCl भी तो यूज कर सकता था। अगर मान लो इसी रिएक्शन में प्यारे बच्चों मैंने लिया होता ROH R-COOH in the presence of dry HCl, in the presence of dry HCl, रिएक्शन तो एसिड ही लेना है ना यार। H2SO4 और HCl में क्या बटा है? एसिड ही चाहिए, तो एसिड HCl भी चलेगा, रिएक्शन तो वही रहना है, ROC डबल बॉन्ड OR, एस्टर बनना है, वाटर निकलना है, और वाटर किसने पी जाना है? ड्राई HCl ने। रिएक्शन वही रहना है, लेकिन अब इसका नाम हो जाता है।
नाउ इट इज कॉल्ड एज फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको? फिशर, ओहो, फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन। यानी अगर H2SO4 की जगह पर, अगर H2SO4 की जगह पर आपने यूज किया क्या, HCl, तो उसको फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन बोल देना। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आता है कि पिछला भी चला जाता है? आ गया होगा। तो ये तो बहुत सिंपल था। उम्मीद करता हूं आपको बड़ी आसानी से एस्टेरिफिकेशन समझ में आई होगी, एस्टेरिफिकेशन की ईज समझ में आई होगी, फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन समझ में आया होगा, मैकेनिज्म भी जस्ट से आ ही गया होगा, है ना भाई? अब देखो बच्चे, जरूरी है कि जिंदगी में हम अल्कोहल के साथ एसिड ही लें? एसिड से खेलना खतरनाक। क्यों ना ऐसा करें, एसिड को चेंज करें। ऐसा करते हैं, ROH तो लेंगे, अल्कोहल तो लेंगे, इसकी तो आदत पड़ चुकी है ना, हैबिट फॉर्मिंग होती है। ठीक, उसके साथ हम यहां पे ले लेते एसाइल हलाइड। एसाइल हलाइड मतलब ClC डबल बॉन्ड OR। जैसे वहां पे OH जाता था, यहां पे Cl चल जाएगा, बाहर क्या निकलेगा? HCl, है ना। एसाइल हलाइड ले सकते हैं, फिर भी क्या बना? ROC। तब भी एस्टर बना कि नहीं बना भाई? अरे बोलो यार, एस्टर बना, HCl। बोलो अभी क्या यहां पे एसिड लेने की जरूरत है? अरे वाटर तो बना ही नहीं। वाटर बना नहीं तो क्या रिएक्शन वापस होएगा? नहीं होएगा ना। तो बस फिर इसमें ये हमारे पास एसाइल हलाइड के साथ हो गया। हमें बोला कि रिएक्शन बताओ, मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, और इसको रिएक्ट करने को बोला विद इथानॉइल क्लोराइड, विद इथानॉइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ नथिंग। प्रोडक्ट पूछा है सर, कर दो ना। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल CH3OH। इथानॉइल क्लोराइड क्या होता है? ClC डबल बॉन्ड O CH3, 2 कार्बन वाला। इथ मतलब 2 कार्बन वाला, ऑयल क्लोराइड मतलब COCl, ऑयल क्लोराइड मतलब COCl। ठीक, बाहर क्या निकाला? ठीक है जी, और बचा क्या? CH3O C डबल बॉन्ड O CH3, बन गया एस्टर। और क्या उड़ी उड़ी हुआ? HCl गैस होता है, उड़ जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा? बोलो, समझ में आता है? पर ना अपन ने सोचा यार एस्टर के साथ क्यों ना करें। कितना अक्लमंद इंसान रहा होगा जिसने एस्टर से एस्टर बनाया होगा, है ना। अब देखो भाई, क्या किया गया? अल्कोहल तो ले लिया गया, साथ में लिया एस्टर। क्या लिया? एस्टर, ROC डबल बॉन्ड OR डैश, है ना जी। अब ऑब्वियसली यहां से ये H और ये OR ऐसे निकलता है, ऐसे निकल गया, और हमारे पास बन गया ROC डबल बॉन्ड OR डैश। बना तो एस्टर ही, पर बेटा एस्टर के ग्रुप चेंज हो गए कि नहीं? नहीं समझ में आया। एक सिंपल बात, मैंने लिया मिथाइल, मिथाइल एसीटेट। क्या लिया? मिथाइल एसीटेट। ध्यान से सुनते जाना, है ना, सुनते ही रहे आज तक हम। मिथाइल एसीटेट प्लस मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, बोला इसका रिएक्शन करवाना है। अब मिथाइल एसीटेट क्या हुआ? एसीटेट मतलब 2 कार्बन वाला ना, तो CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक, और इधर इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, मिथाइल नहीं, है ना, बढ़िया रहती है। मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस होती है ना, इथाइल अल्कोहल ठीक है। ठीक,
तो इथाइल अल्कोहल और यहां पे लिया, ये एसिड हो गया, और आगे ये, और इथाइल अल्कोहल कैसे लिया हमने, HOC2H5। बोलो क्लियर। यहां से निकला O और ये बाहर, प्रोडक्ट क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, यानी मिथाइल एसीटेट से इथाइल एसीटेट बन गया। ये CH3 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय C2H5। मिथाइल एसीटेट से क्या बन गया, इथाइल एसीटेट, है ना बेटा। बना तो एस्टर, एस्टर से एस्टर, बट एस्टर चेंज हो गया, इसलिए इसको बोला ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। क्या बोला इसको, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर हम एस्टर से एस्टर को बनाएंगे, सिर्फ ग्रुप को चेंज करेंगे, तो सिर्फ क्या हुआ, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। तो बेटा जब भी अल्कोहल को एसिड या उसके किसी भी डेरिवेटिव से रिएक्ट करो, आप एनहाइड्राइड से करते तब भी ऐसा होता, आप एसाइल हैलाइड से किए तब भी ऐसा हुआ, एस्टर से करेंगे तब भी ऐसा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे तो होएगा ही ऐसा, समझ रहे हो। तो कभी भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टेरिफिकेशन ही होती है। बोलो क्लियर। और हमें समझ में आ गया कि एस्टेरिफिकेशन क्या, फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन क्या, ठीक, और ट्रांस एस्टेरिफिकेशन किसको कहते हैं। उम्मीद करता हूं सारी बातें क्लियर है। एनी डाउट्स, पक्का। तो दिस वाज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन वाला रिएक्शन था हमारे पास, ठीक। इसमें अल्कोहल्स वर बिहेविंग लाइक एसिड्स, दो दे आर वीकर एसिड्स, बट यहां पे दे आर बिहेविंग लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स, गुड एसिड्स। बोलो क्लियर। तो बेटा एस्टेरिफिकेशन और उसकी डिटेल्स में किसी को कोई डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड, और जो अपने ऑनलाइन है अगेन रेज योर हैंड। और नहीं तो यस भी लिखना होता है। बोले सर मैं तो हाथ खड़ा करके बैठा हूं घर पे। ये सो जाते हैं ना ऑनलाइन वाले, पता क्या करते हैं, ऑन करके सो जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं नहीं, यस भी किया है भाई। ओके चलो, तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर हो गया फिनिश। अभी बेटा यहां ध्यान देंगे, अब हम बात करेंगे फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर। अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर देख लिए हो, अब बात करेंगे फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर। बेटा एक काम करना है, अगली क्लास में एनसीईआरटी साथ लेके आनी है, हमें अल्कोहल का चैप्टर कंपाइल करना है, ठीक। तो अगली बार एनसीईआरटी साथ लेके आनी है, एक एक रिएक्शन क्लास में कराऊंगा तुम्हारे को, जो नहीं समझ में आएगा ठीक उसको समझाने की कोशिश करूंगा, बट आप लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम क्लास में एनसीईआरटी। फिनोल्स का एसिडिक कैरेक्टर, फिनोल क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर अगर OH लग जाए, ठीक, आई रियली समटाइम वंडर्स कि इसको बेंजीनोल क्यों नहीं बोलते, फिनोल क्यों बोलते हैं यार। बेंजीन के ऊपर ओल तो बेंजीनोल नहीं बोलना चाहिए क्या, ये फिनोल कहां से आ गया यार। तो फिनाइल ही क्यों बोलते बेंजीन, उसको बेंजीनाइल क्यों नहीं बोलते यार। वाई दिस ब्लडी थिंग इज कॉल्ड एज फिनोल, वाई नॉट इट इज बेंजीनोल। बेंजीन के ऊपर ओल है, अरे इथाइल के ऊपर ओल लगाते हो तो इथाइल अल्कोहल इथानोल ही बोलते हो ना, तो मुझे इसको बेंजीनोल बोलना है, फिनोल क्यों बोलूं। क्योंकि पुराने समय में, बिल्कुल सही, पुराने समय में बेंजीन रिंग को फीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फीन। तो फीन के ऊपर रहा ओल, क्या बना, फिनोल। इसलिए बेंजीन के रेडिकल को आज भी हम फिनाइल रेडिकल बोलते हैं, बेंजीनाइल रेडिकल नहीं बोलते हैं, है ना, स्पेलिंग बचाते और कुछ नहीं, ठीक। तो हमारे पास फिनोल ये हुआ बेटा। फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, जैसे अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। अगर मैंने फिनोल को वाटर में डाला
तो भैया ये इक्विलिब्रियम थोड़ा फॉरवर्ड में है, हमारे पास बनेगा फिनोक्साइड और साथ में बनेगा H3O पॉजिटिव। अब तुम्हारे ना +2 में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया, बोला वाई फिनोल्स आर एसिडिक। ठीक, वाई फिनोल्स आर एसिडिक, या फिर और वाई फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल्स देन एल्कोहल्स। है तो यहां पे भी O से जुड़ा हुआ H, है तो वहां पे भी O से जुड़ा H। तो ऐसा क्या है कि फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड है। देखो प्यारे बच्चों, हमने बोला फिनोल वाटर से भी स्ट्रॉन्गर है, क्यों है ये अब +2 का क्वेश्चन तुम्हें करके दिखा रहा हूं, है ना। देखो बेटा, सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव की तरह लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह। ऑब्जेक्टिवली तो चलो हम सोच सकते हैं, पर हमें सब्जेक्टिवली लिखना भी तो आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता है। Why phenols are more acidic than alcohols, या why phenols are acidic। देखो बेटा, पहले हम फिनोल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बोला फिनोल को जब वाटर में डाला, सुनना ध्यान से, फिनोल को जब वाटर में डाला इट विल चेंज इनटू फिनोक्साइड और फिनेट आयन। फिनोक्साइड को फिनेट भी बोलते हैं, प्लस दैट ऑफ H3O पॉजिटिव। अब हमने पहले फिनोल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। फिनोल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो क्या वो ऐसे बनेंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां। सो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगला स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड O, O के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिए ना इसने, यहां पे नेगेटिव। बोलो क्लियर, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां, ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहां पे OH, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, बोलो क्लियर, और यहां पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी। अब यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां, सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी, will that next structure be like this or not। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन बैक टू द पेविलियन। उस वजह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास बना, बिना चू चू किए, यहां ध्यान दें, ये बन गया। ये फिनोल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, ठीक। ऐसे ही बेटा हम फिनोक्साइड के भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिनोक्साइड के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाने हैं, फिनोक्साइड कैसा है, O नेगेटिव। नेगेटिव है तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, तो यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन गए यहां, ठीक। और हमारे पास बना डबल बॉन्ड O, 1 नेगेटिव। बोलो एम आई क्लियर। क्या यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पहले नेगेटिव था, नेगेटिव ही आगे गया तो पॉजिटिव थोड़ी आएगा, है ना। दिख रहा है वो दिख रहा है। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक। अब हमारे पास, तब तो आज मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, देखो चश्मा पहनना ही भूल गए ना। सो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है जी। अगला स्ट्रक्चर, इसने एक बार नहीं बोला सर आप वैसे हैंडसम हो ही, दिल भी नहीं रखा बंदे का। चलो ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक।
बोलो सर आप बीमार ही ठीक थे। ओ नेगेटिव, ठीक, क्लियर जी। ये स्ट्रक्चर बने किसके, फिनॉक्साइड के। बेटा फिनोल में अगर आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे ऐसे 3 स्ट्रक्चर हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, यानी चार्ज की सेपरेशन है। देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स वेयर देयर इज चार्ज सेपरेशन। और जिन स्ट्रक्चर्स में चार्ज की सेपरेशन होती है दे कंट्रीब्यूट लेस टुवर्ड्स रेजोनेंस। सो these structure contributes less towards resonance, जबकि यहां पे ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जहां चार्ज का सेपरेशन हो। तो these structures contribute more towards resonance. These contributes more towards resonance। इसलिए प्यारे बच्चों हमें बोलेंगे therefore phenoxide is more resonance stabilized। देखो बेटा गलती से भी ये मत लिखना कि फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबलाइज्ड। कोई भी चार्ज स्ट्रक्चर न्यूट्रल स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल नहीं होता है ना। कई लोग बोल देते हैं फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ फिनोल। गधे, वो भी नाइजीरियन है ना। तो कहने का मतलब बड़े वाले गधे है ना, एक तो छोटे गधे, एक बड़े गधे, नाइजीरियन गधे है ना। सो कहने का मतलब क्या बेटा, स्टेबिलिटी एक अलग बात है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एक अलग बात है। बेटा ये स्टेबल नहीं है बट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मतलब जो रेजोनेंस ने स्टेबिलिटी करनी थी वो इधर ज्यादा है इधर कम है, और चीजें स्टेबिलिटी की बात अलग है। तो यहां हमने ये नहीं लिखना कि फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल, नहीं, हमने क्या लिखना है, फिनॉक्साइड आर इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन दैट ऑफ फिनोल। क्या लिखना है, फिनॉक्साइड इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन फिनोल, and therefore this equilibrium shifts in the forward direction. Hence phenol gives H positive easily and therefore phenols are acidic. तो जब आपसे पूछा फिनोल एसिडिक क्यों है, आपने बोला जब फिनोल को वाटर में डाला उसने फिनॉक्साइड बनाया। हमने फिनोल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे और हमने फिनॉक्साइड के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। हमने बोला फिनोल में 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे जिसमें चार्ज की सेपरेशन है, तो उनकी रिजोनेंस की तरफ कंट्रीब्यूशन कम है, और इसके सभी स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन रिजोनेंस में ज्यादा है क्योंकि चार्ज की सेपरेशन नहीं है। इसलिए फिनॉक्साइड इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन फिनोल, देयरफॉर दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो फिनोल कैन गिव H पॉजिटिव इजीली, हेंस इट इज एसिडिक। बोलो समझ में आया। अब अगली बात, अगर हमसे पूछते फिनोल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल क्यों, बोलते जी फिनॉक्साइड तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट ऐसे ही अगर अल्कोहल को अगर वाटर में डालते हैं और मेरे पास एल्कोक्साइड आयन बनता है, क्या एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नहीं है, इसमें नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, किसमें, एल्कोक्साइड में। जबकि फिनॉक्साइड में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। तो फिनॉक्साइड का बनना इजी, एल्कोक्साइड का बनना मुश्किल है, इसलिए फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग है, हाँ समझना चाहिए, ठीक, बोलो क्लियर। अब ये तो हो गया। अब देखो बेटा, अब हमें ये देखना है कि फिनोल में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता कैसे है। देखो हमें इस अनायन की स्टेबिलिटी तो देखनी है ना, जितना अनायन ये स्टेबल होगा उतना इसका बनना इजी होगा, और वो किसके ऊपर, विड्रॉइंग ग्रुप पर। सो मोर आर द विड्रॉइंग ग्रुप्स, स्ट्रॉन्गर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, इजंट इट। तो फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते, मैं आगे लिख लूं, आगे चलूं, ये अभी चेप रहे हैं, चलो चेप लो यार, इसमें क्या है।
अब कुछ क्वेश्चन है, कहा अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हमारे पास ऐसे दिया है, बोला है एक फिनोल विच इज गोल गोल, ठीक। दूसरा हमारे को दे दिया नाइट्रोफिनोल, तीसरा हमें दे दिया क्लोरोफिनोल, चौथा हमें दे दिया मिथॉक्सीफिनोल, और पांचवा ट्रिजोल। ठीक है जी, समझ में आई। अब इसमें हमें बोला एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है, कैसे देखोगे? विड्रॉइंग ग्रुप देखोगे, ठीक, इसका इफेक्ट लिखोगे, बोलोगे -R -I, ठीक। इसका क्या लिखोगे? +R -I। इसका क्या लिखोगे? +R -I। इसका क्या लिखोगे? +I और H। अब देखो बेटे, विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज करता है, ये दोनों हिसाब से विड्रॉइंग है, तो सेकंड तो सबसे ज्यादा रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब इनमें दो अलग अलग इफेक्ट है भाइयों, अलग अलग होते तो हमें यह देखना पड़ता है किसकी डोमिनेंसी है। हमें जानते हैं हेलोजन में आई इफेक्ट इज डोमिनेंट, तो आर को काटा, और एल्कोक्साइड में आर इज डोमिनेंट, तो आई को काटा। तो ये विड्रॉइंग हो गया, ये रिलीजिंग, एंड विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, तो फिर कौन आया? 3 के बाद 1 के बाद ये भी रिलीजिंग, ये भी रिलीजिंग, पर +R वाला ज्यादा रिलीजिंग, तो फिर हमारे पास कौन? 5, और 5 के बाद कौन? 4। बोलो ये ऑर्डर आता है समझ में? कोई पहली बार कर रहे हो जिंदगी में यार? कम से कम 10,000 बार करवा चुका हूं, ठीक। आ जाएगा ये ऑर्डर। इसी तरह से अगर मैं तुमसे ऐसे बोल देता कि मेरे पास OH है, और यहां पे भी OH के साथ NO2 भी है, यहां पे OH के साथ 2 NO2 है, और यहां OH के साथ 3 NO2 है। हाँ जी, अब मारो मेरे मत्थे, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? ओह, ये क्या लिख दिया? NO2 ही लिखना है सारी जगह पे भाई। बोलो भाई, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड? मोर आर द विड्रॉइंग ग्रुप्स, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो भैया ये विड्रॉइंग हो गया आंसर, कोई दिक्कत इसमें? तो जितने विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं एसिडिक करैक्टर बढ़ता है, ठीक। जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगता है उतना एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। पर अगर ग्रुप सेम हो, अगर ग्रुप सेम हो, ठीक, तो बेटा जी हमारे पास एक है फिनोल, दूसरा है और 2 नाइट्रोफिनोल। आपने बोला और 2 नाइट्रोफिनोल, मैंने और दे दी नाइट्रोफिनोल, ठीक है जी। अभी भी आप बोल रहे और 2 नाइट्रोफिनोल, तो फिर पैरा वाला भी ले लो भाई, ठीक। अब देखो जी, इधर ध्यान देना, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे। एक बात बहुत क्लियर है कि किसी भी ग्रुप का R इफेक्ट और 2 और पैरा पे लगता है, ठीक, और हमेशा पैरा पे ज्यादा होता है। ये याद है सब चीजें कि R कहां ऑपरेट करता है? और 2 और पैरा पे, और ज्यादा डोमिनेंट कहां? पैरा पे, देन और 2 पे, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नाइट्रो, ठीक, CCl3 और CN, ठीक, जिसमें ऑर्थो इज मोर प्रोमिनेंट देन दैट ऑफ पैरा, है ना भाई? यही कहानी होती है। और आई इफेक्ट जो होता है कहां पे लगता है? ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी, पैरा पे भी, है ना जी? और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ऑर्थो पे सबसे ज्यादा, देन मेटा पे, देन पैरा पे। बोलो यही कहानी थी। और फिर सभी का आर इज डोमिनेंट ओवर आई, इज डोमिनेंट ओवर आई, ठीक, एक्सेप्ट हैलोजेंस। हैलोजन में क्या डोमिनेंट होता है? आई। बोलो ये कहानी पता है ना हमारे को? तो देखो फिर इधर, यहां पे इसका -ER -EI, मेटा पे सिर्फ -I, आर तो आया ही नहीं भाई। और यहां पे -ER -EI, ठीक। अभी ध्यान, इधर 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 ध्यान। नाइट्रो का विड्रॉइंग पावर नीतिमा जी सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ऑर्थो पे। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था? एक्सपेक्टेड ऑर्डर बोलो फटाफट, 2 4 3 1। अरे -I तो बढ़ाएगा ना, ये होना चाहिए। फिर सर ने एक्सपेक्टेड क्यों लिखा? क्योंकि एक्चुअल ऑर्डर ऐसा नहीं है। एक्चुअल ऑर्डर में 4 ज्यादा हो गया, 2 कम हो गया, बाकी ये अपनी जगह है। सर नाइट्रो का विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा कहां पे होता है? ऑर्थो पे होता है। फिर ऑर्थो क्यों वीकर एसिड है? वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज वीकर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनोल। चलो मेटा से तो समझ में आता था अपने को, है ना? इसमें एक बात हो गई कि जब मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनाया तो वंश को बड़ी आसानी से याद आया कि यहां पर किलेशन हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। किलेशन बोलते हैं ना इसको, किलेशन, है ना? जिसको लड्डू लोग क्या बोलते, है ना? चिलेशन। इट इज एक्चुअली किलेशन। तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, उसका अंग्रेजी नाम चिलेशन, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का बनना, ठीक। जबकि पैरा में ऐसा नहीं होता, तो इसका एच देना मुश्किल हो जाएगा ना। 2 नाइट्रो का विड्रॉइंग पावर ज्यादा कहां होना था? ऑर्थो पे, पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ऐसा नहीं हो पाया। बोलो समझ में आया कि पिछला भी चला गया? आ गया। अगर इसकी जगह अपन ने ऐसे ले लिया होता, बोलते जी यहां पे तो OH है और यहां पता नहीं क्या है, OH CCl3 है, ठीक है जी, और यहां पर OH CCl3 है और यहां पर OH CCl3 है। अब CCl3 का भी विड्रॉइंग पावर ज्यादा कहां? ऑर्थो पे। CCl3 का विड्रॉइंग पावर कहां? ऑर्थो पे। तो भैया यहां तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं, तो यहां 2 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1। क्यों भैया? -R -I माइनस आ ही गई और यहां माइनस आती चली गई, है ना? और ज्यादा विड्रॉइंग पावर कहां पे? CCl3 की, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो वाला स्ट्रॉन्गर। बोलो समझ में आया? यहीं पर अगर इसकी जगह पर भाई लोग, मैंने यहां पर इसकी जगह पर OH के साथ CHO लिखा रहा होता, इसको बोलते हैं सैलिसल एल्डिहाइड। कौन सा? सैलिसल एल्डिहाइड। गालियां मत दो इसको, सैलिसल एल्डिहाइड, अच्छे से बोलो। ठीक। अब
यहां माइनस आर माइनस आई, यहां पे भी माइनस आर माइनस आई, और यहां माइनस आ ही गई। ठीक, अब ऑब्वियसली इसका तो विड्रॉइंग पावर ही कहां होता है, पैरा पे। आपको पता है सभी ग्रुप का आर इफेक्ट डोमिनेट कहां पे, पैरा पे। 3 ग्रुप छोड़ने को बोला था सर ने, वो 3 ग्रुप कौन से थे, नाइट्रो, साइनाइड एंड CCl3। इसमें हमारे पास कौन हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1। बोलो समझ में आता है ये ऑर्डर, गलत तो नहीं करोगे? ओके, आगे चलते हैं। मान लो जी, मानने में क्या जाता है, ये है, और यहां पे हमने OH लगाया, यहां SH लगा दिया, हाइओल ग्रुप। चलेगा, चलाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आती कि पिछली भी चले जाती है। अब इसमें SH का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आर विच इज डोमिनेंट ओवर माइनस आई। तो माइनस आई ना लिखो ना, देश की इंक बर्बाद होगी। समझ में आया? यहां सिर्फ माइनस आई, यहां पे सिर्फ प्लस आर। तो बोलो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा फिर, बोलो सर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? क्या अंग्रेज है यार, कौन सा होगा, थर्ड। माइनस आई है ना यहां पर, हाँ जी। उसके बाद कौन सा होगा, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद कौन सा होगा, फर्स्ट के बाद कौन सा होगा, 2। 2 के बाद कौन सा होगा, अरे 2 के बाद 4, एक ही तो बचा। बोलो क्लियर, लगा सकोगे ऐसे? अब देखो भैया, मेरे पास है फिनोल, सारा एसिडिक करैक्टर आज ही कर लेना जिंदगी में। OH, यहां Cl, क्या हो गया अर्नब जी, क्या हुआ है? एलन मस्क ने खरीद लिया ट्विटर, है तू क्या खरीदेगा, ट्विटर? लो भाई, यहां पे माइनस आई प्लस आर नहीं लिखू ना, माइनस आई माइनस आ ही गई, क्योंकि प्लस आर नहीं लिखने का, हेलोजन में प्लस आर डोमिनेंट नहीं होता है। तो फटाफट बोलो ऑर्डर क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 1। बोलो क्लियर? थोड़े काम करो, फ्लोरोफिनोल भी बना के देखो, शायद कुछ नई चीज भी दिखाई दे। यहां पे OH, यहां पे OH और यहां पे फ्लोरीन, यहां पे OH, यहां फ्लोरीन, यहां पे OH, यहां फ्लोरीन। अभी यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो ये तो ज्यादा होएगा ही होएगा। तो 3 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। ऑर्डर उलट गया ना भाई, क्योंकि यहां पे भी क्या हुई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा क्या एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल का समझ में आता है? लगा सकते हो कोई भी फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ? वैसे मैंने सभी तरह के ग्रुप लगा के आपको समझाने की कोशिश की है, ये 1.5 साल से कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं अब तक तो आ ही गया होगा। बेटा क्लियर है? तो फिनोल के और एल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, एस्टेरिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अब बेटे हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास एल्कोहल में एक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, है ना, क्योंकि बाकी सब हो गया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल जो है ना पुत्र, उसको थोड़ा सा ऐसा कि मैं उसमें एल्डिहाइड का भी आधा चैप्टर निपटा दूंगा, तो इसलिए वो अगली बार। लेकिन अभी जो रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एल्कोहल के, ठीक, एक बार रिवीजन हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना, हमें भी लगे कि हमें कुछ आता है।
चलें आगे। सो प्यारे बच्चों, अब हम उन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो हम कर भी चुके हैं। अब आप नोट करो नहीं करो, अल्कोहल में 3 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। अल्कोहल्स में 3 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। वो 3 तरह के रिएक्शन कैसे हैं? नंबर 1, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ O2H बॉन्ड। बोलो, कर चुके हैं अपन लोग। इसमें क्या होगा? रिएक्शन विद सोडियम। बोलो, आज किया। एस्टेरिफिकेशन। बोलो, आज किया। एसिडिक नेचर। समझा कि नहीं समझा? ये पहला रिएक्शन। ठीक। दूसरी तरह के उसके रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ R2 या C2O बॉन्ड है ना जी। C2O बॉन्ड, ठीक है जी। यानी ROH था ना, तो ये बॉन्ड टूटना। बेटा, ये SN रिएक्शन हुए कि नहीं? OH जाएगा, कोई और आएगा, है ना जी। तो ये हमारे पास क्या थे? ये SN रिएक्शन थे। ठीक। इसमें कौन कौन से थे इसको भी याद करवाता हूं मैं आपको। कुछ ग्रुप प्रोसेस याद है? ग्रुप प्रोसेस जैसा आता है कुछ थोड़ा थोड़ा। ठीक। और फिर वो PCl5 भी था, एक PCl3 भी था, एक डार्जन प्रोसेस भी कहलाता था, है ना। बस खत्म। यही तो रिएक्शन थे इसके, है ना। करेंगे, अभी करने की जरूरत है। इसमें हमारे पास कौन कौन से आएंगे? ग्रूव्स प्रोसेस। बोलो, किए हो ग्रूव्स प्रोसेस? ROH का रिएक्शन किसके साथ? HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। और बनता क्या था? RCl साथ में वाटर। इसकी सब चीजें दिमाग में लाओ। पहली बात, ये SN रिएक्शन है। हमें सबस्ट्रेट देखकर देखना है कि SN1 है कि SN2 है। SN1 के 5 सबस्ट्रेट होते हैं। कौन कौन से? टर्शरी, सेकेंडरी ब्रांच, टर्शरी, प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन, दैट इज नियोपेंटाइल अल्कोहल्स, और बेंजाइल एंड अलाइल। बोलो, एक ये हो। और बाकी SN2 देते हैं। और इसमें हमारे पास क्या हुआ करता था कि इसमें पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा। अगर SN1 होगा तो कार्बोकटाइन, नहीं होगा तो फिर साइमल्टेनियसली अटैक, डायरेक्ट अटैक। इससे हमारे पास क्या बनते हैं? हलाइड्स। कौन से? अल्काइल हलाइड बनते हैं। अगर SN1 होगा तो रीअरेंजमेंट्स करेंगे कार्बोकटाइन बना के। नियोपेंटाइल अल्कोहल का रिएक्शन कर सकते हो HCl के साथ। नियोपेंटाइल अल्कोहल में क्या करोगे? OH निकाल के कार्बोकटाइन, फिर मिथाइल शिफ्ट। बोलो, आता है? कराने की जरूरत है क्या? टाइम बर्बाद करूं? ओके। तो उसके बाद हमारे पास इसमें यह भी बताया गया था कि दिस टेस्ट इज यूज्ड एज लुकास रिएजेंट टेस्ट बिकॉज दिस इज नॉट सॉल्युबल एंड इट गिव्स टर्बिडिटी। अगर टर्बिडिटी आ गई इमीडिएटली तो कैसा अल्कोहल? टर्शरी। अगर आई 5 मिनट बाद सेकेंडरी। आई नहीं तो हीट करके निकालेंगे, क्या बनेगा? प्राइमरी। लुकास रिएजेंट टेस्ट था ये। किसी के पेट में दर्द तो नहीं थी इसको लेके? फिर हमने बोला इसमें हम HBr भी कर सकते, लेकिन HBr हमेशा इन सिटू बनाना होता है। इन सिटू कैसे बनाते हैं? NaBr और H2SO4। नहीं सर, NCERT में KBr लिखा है। NaBr या KBr विद H2SO4। लेकिन NCERT ने ये भी तो क्वेश्चन दिया कि अगर हमें HI यूज करना है तो HI में हम H2SO4 का यूज नहीं करते, है ना। HI भी हम कैसे बनाते हैं? NaI प्लस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक H3PO4। याद आया क्यों? क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो HI को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। HI रिड्यूसिंग एजेंट हो तो रिएक्ट कर जाएंगे। इसलिए NaI के साथ H3PO4 जैसा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हम यूज किया करते हैं। ठीक। फिर इसमें यह भी पढ़ा था कि अगर टर्शरी हो तो ZnCl2 की जरूरत भी नहीं है। ZnCl2 का फंक्शन क्या था? टू फैसिलिटेट द क्लीवेज ऑफ C2O बॉन्ड
and to absorb water, otherwise reaction can go back. बोलो सारा क्लियर है? ऑल क्लियर। उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारे पास इसमें कौन सा था भाई? डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस इसी में। सो डार्जन प्रोसेस भी याद आता होगा। ROH किसकी प्रेजेंस में? SOCl2। इसमें हम चाहे तो पायरिडीन भी यूज करेंगे, नहीं भी करेंगे, तो उससे मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। याद है? SN2 और SN2 प्राइम, है ना? तो बेटे अगर मैंने यहाँ पे पायरिडीन या कोई अमीन यूज किया तो SN2 कर देना, ठीक? इन्वर्जन होगी, नहीं तो रिटेंशन होगी। मालूम है? और ये भी पता है इससे बाहर क्या निकलता है? हलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। इट वाज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्काइल हलाइड, इजंट इट? है ना? क्यों? SO2 इज अ गैस, HCl इज अ गैस गिवन आउट। ऐसे ही बेटा अगला रिएक्शन था हमारे पास, रिएक्शन विद PCl5। बोलो समझ में आता है PCl5 का रिएक्शन? PCl5 बाहर क्या देता है? POCl3, और यहां अल्कोहल में साथ में क्या देगा? HCl। बनेगा क्या? हलाइड। फिनोल में याद रखना इस रिएक्शन में अलग हो जाता है। फिनोल में क्या होता है? पहले तो हमारे पास क्या बनता है? PCl5 रिएक्ट करता है, क्लोरोबेंजीन, POCl3, फिर दोबारा फिनोल से ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। याद आया? देखा कितना फायदा होता है? विद कॉम्प्रोमाइज मेड, है ना? ठीक। सो कपलिंग करवाई थी ना पिछली बार। सो इट इज अ कॉम्प्रोमाइज मेड, है ना? कि अगर पहले आप स्लो चले, अभी आपको रुकने की जरूरत ही नहीं है, और अभी आपको सब कुछ आ भी जाएगा। अब PCl5 का PX3 का रिएक्शन भी कर सकते हैं अपन लोग, ठीक? इसमें कोई दिक्कत? ओके। इसी तरह से एक यहां भूल गए यार, इधर ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन भी तो कर सकते हैं एसिडिक नेचर में, है ना? रिएक्शन ऑफ GR किया था ना हमने भाई, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा, है ना? एसिडिक हाइड्रोजन तो आपको पता है आसानी से निकलता है GR में, तो GR के साथ एसिडिक नेचर वाला हो जाएगा। ये रिएक्शन हमने कर लिए। अब तीसरी तरह के अल्कोहल के रिएक्शन कौन से होते भाई? तीसरी तरह से होते हैं ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ R as well as OH, यानी दोनों पार्ट पार्टिसिपेट करते, है ना? इसमें रिएक्शन डिहाइड्रेशन। बोलो कुछ किया इसके बारे में? हमने पूरा 1.5 घंटे का वीडियो भेज दिया भाई मैंने, है ना? डिहाइड्रेशन की इन डेप्थ डिटेल दी है तुम्हें, है ना? हर वो चीज। यहां तो लोगों को ये भी नहीं पता कि एक्चुअली उसमें E2 होता है। तुम्हें मैंने बताया कि E2 होता है, लोग क्या कर देते? E1। यहां ऐसा रिएक्शन है कि E2 में भी रीअरेंजमेंट होती है, कि E2 में प्रोडक्ट बनने के बाद एसिड की प्रेजेंस की वजह से क्या होती है? रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट E1 वाला ही निकलता है, पर होता क्या है? E2 अगर प्राइमरी हो, अगर टर्शरी वगैरह हो तब तो E1। तो डिहाइड्रेशन आपने करी है भाई, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? तो लास्ट में रह गया बेटा ऑक्सीडेशन। रिएक्शन अल्कोहल के खत्म, अल्कोहल का चैप्टर खत्म, ठीक है जी? तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन चलते हैं थोड़ा फिनोल भी देखते हैं कि हमने कितना कर रखा है। हाँ जी, तो फिनोल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते चलते चलते। बेटा देखो मेरे को बता देना, ये बाद में मत बोलना सर ने बाद में ऐसे जल्दी जल्दी करा दिया था। नहीं समझ में आए 10 बार पूछने का। मैंने ये सब चीजें बहुत मेहनत करवा के 1.5 महीने में करवाई है, एक एक चीज, है ना? एक एक रिएक्शन, एक एक चीज उसका किसी बुक में दिखा दो, ऐसे लिखा होता है सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, है ना? उसमें कंडीशन कैसी चाहिए, रिएजेंट कैसा चाहिए, किससे क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं बता सकता है। बहुत मेहनत की है तुम्हारे साथ यार, अब तुम उस मेहनत का फायदा उठाना है यार, ठीक? सो आई विल बी सेंडिंग 1 असाइनमेंट टुमारो, ये साथ ही में अल्कोहल की प्रेपरेशन, ठीक? उसका भी एक मैं आपको, एक टेस्ट हुआ होगा आपका अल्कोहल्स का, शायद हुआ है, कल परसों भेजा था मैंने, उसमें प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल का ही टेस्ट था। हाँ तो हो गया था तुम्हारे से? इजी था, उसमें रिडक्शंस थी 2-1 और ज्यादातर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले थे।
है ना, और उस तरह के थे वो एडिशंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। बाकी अभी मैं भेज दूंगा तुम्हारे को अल्कोहल फिनोल ईथर की भी असाइनमेंट। ठीक, अल्कोहल्स की पूरी चेप डालना, फिनोल की पूरी कट डालना, हो गया, सिर्फ ऑक्सीडेशन करवानी है। अब फिनोल्स की बात करते हैं। देखो जी, फिनोल्स में प्रेपरेशन जो हम कर चुके हैं, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो करनी है वो बाद में करेंगे। ठीक, फिनोल्स की प्रेपरेशन, सबसे पहली बात, फिनोल को एक्चुअल लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर ज्यादा नहीं करते बेटा, ये ऑक्सीडाइज हो जाती, यील्ड कम होती है, इसलिए फिनोल जो होता है ना, इसको बेटे हम निकालते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ मिडल ऑयल फ्रैक्शन। इट इज, यू कैन से, मेरी अंग्रेजी बुरी हो गई। फिनोल इज एक्सट्रैक्टेड by middle oil fraction of fractional distillation of coal tar। देखो बच्चे, जो क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल, ठीक, क्रूड ऑयल जो होता है ना, उसकी जब आप क्या करते हो, डिस्टिलेशन करते हो। ठीक, क्रूड ऑयल जिसपे पेट्रोलियम होता है, इसकी जब आप डिस्टिलेशन करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसकी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, बड़े सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक, कौन कौन से मिलते हैं? देखो बेटा, हमें वहां से केरोसिन मिलता है, ठीक, हमें वहां से डीजल मिलता है, हमें वहां से गैसोलीन मिलती है। गैसोलीन समझते हैं ना, पेट्रोल का अंग्रेजी नेम गैसोलीन। ठीक, और फिर कुछ गैसेस है ना, नेचुरल गैस की तरह। और बेटा एक फ्रैक्शन रह जाता है जिसको बोलते हैं कोल टार, सॉलिड रेजिड्यू। ठीक है जी, जब हम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उससे केरोसिन अलग मिलता है, डीजल अलग मिलता है, पेट्रोल अलग मिलता है, गैसेस अलग मिलती हैं, और एक कोल टार बच जाता है। फिर हम कोल टार की डिस्टिलेशन करते हैं। उस कोल टार की डिस्टिलेशन से प्यारे बच्चों 3 तरह के फ्रैक्शन हमें मिलते हैं। एक होता है लाइट ऑयल फ्रैक्शन। बेटा लाइट ऑयल फ्रैक्शन में एक बेंजीन रिंग से कम वाले कंपाउंड होते, एक बेंजीन रिंग से कम वाले, जैसे कोई भी एल्केन्स या फिर बेंजीन एटसेट्रा, ये लाइट ऑयल में मिलता है। एक होता है मिडल ऑयल फ्रैक्शन। बेटा मिडल ऑयल फ्रैक्शन जिसमें 2 बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होते हैं या फिर फिनोल होता है, जैसे कि नेप्थालीन, जैसे कि फिनोल एटसेट्रा, ये मिडल ऑयल में पाया जाता है। और एक होता है हैवी ऑयल फ्रैक्शन, बेटा कार्सिनोजेनिक। इसमें पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, 3 बेंजीन रिंग वाले भारी, ये बन गया एंथ्रासीन। ठीक, ऐसे बेटा इस वाले बेंजीन रिंग को इसके पीठ पे चढ़ा दो, फिनेंथ्रीन। समझ में आई? तो ये हमने निकालना किससे? मिडल ऑयल फ्रैक्शन से। मैंने बोला मिडल ऑयल फ्रैक्शन से। कैसे? क्या नेप्थलीन एसिडिक होता है? क्या? नहीं होता है। फिनोल एसिडिक है। हम मिडल ऑयल में क्या डाल देंगे? NaOH। क्या डाल देंगे? NaOH। वो जब NaOH डाला, ये तो इसमें डिसॉल्व हो गया, बाकी चीजें क्या डिसॉल्व होंगी? एसिड बेस तो रिएक्ट कर जाएगा ना यार, और सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। बोलो समझते हो? और वाटर, यानी ये डिसॉल्व हो जाएगा। पर ये डिसॉल्व नहीं होगा, फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करके सब कुछ निकाल देंगे, ये रह जाएगा, ये रहेगा। इसके ऊपर से HCl पास करवा के फिनोल सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ले लेंगे।
समझ में आई मेरी बात? तो लेबोरेटरी एक्चुअली हम लार्ज स्केल पे इसी से बनाते हैं, अदरवाइज हमारे पास ना ऐसा बनाया नहीं जाता इसको। हालांकि मैं बहुत सारे मेथड करवाऊंगा इसको बनाने के, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है फिनोल के बनाने के। बोलो यहां तक तो क्लियर होता है? हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? बेटा फिनोल को ना प्यार से एक नाम देते, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड। तो कल को कई बोले ना कार्बोलिक एसिड, तो समझ लेना फिनोल का नाम है ये, है ना, घर पे यही रखा था कभी। बोलो क्लियर हो गया? तो ये कार्बोलिक एसिड फिनोल की प्रेपरेशन ऐसे करते हैं। फिर एक रिएक्शन देखो जरा, उम्मीद है ये रिएक्शन शायद तुम्हें देख के समझ में आए। ये क्या है? हमने लिया क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। बोलो क्या नाम इस रिएक्शन का? बोलो सर, भूला बिसरा रिएक्शन। डोज प्रोसेस। क्या है ये? डोज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, है कि नहीं? सो दिस इज डोज प्रोसेस। बिटिया रानी, हेलो, हंस ले कभी कभी, है कुछ नहीं होता है, ठीक। अब हमारे पास डोज प्रोसेस से ये और ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? फिनोल बनेगा, लेकिन फिनोल एसिडिक और NaOH बेसिक, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ONA, फिनोक्साइड, है ना जी। और फिर हम इसमें क्या करेंगे? HCl डालेंगे। HCl डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? फिनोल, साथ में NaCl। बोलो ये डोज प्रोसेस कभी जिंदगी में पहले देखा है? समझ में आता है ये? एक और भी रिएक्शन हमने ऐसा ही कुछ देखा होगा फिनोल की प्रेपरेशन में, देखते रहना, हो सकता है तुम पहचान लो। NH2, NaNO2, HCl, 298 केल्विन। अरे लड्डू, अगर मैंने इसमें आइस कोल्ड लिखा होता तो डाईएजोटाइजेशन थी कि नहीं? थी कि नहीं? तो डाईएजोटाइजेशन होती अगर टेम्परेचर क्या होता? आइस कोल्ड होता, है ना भाई? ये HONO ही है ना, NaNO2 और HCl HONO को ही बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर मैंने इसका टेम्परेचर 298 कर दिया, मैंने बोला कि ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू फिनोल। बोलो याद आया कुछ? तो बनाओ फिर यहां पर क्या? फिनोल, डायरेक्टली फिनोल। अगर 298 तो डायरेक्टली फिनोल, और इसको भी हीट हो गए तब भी फिनोल। बोलो ये भी किया है हमने। SNAR1 है, कौन है? SNAR1 है। पहले डायजोटाइजेशन होती है और फिर उसके बाद क्या होता है? SNAR1 होता है, ठीक। इससे नाइट्रोजन वगैरह निकल जाती है, HCl निकल जाता है और फिनोल बन जाता है। बोलो क्लियर? ये रिएक्शन भी किए हो फिनोल का पहले, तो फिनोल की ये प्रेपरेशन भी करी है आपने, ठीक। अगली अभी करवा दूं? चलो ठीक, मान लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अपन इस चैप्टर को बैक करेंगे, अपनी NCERT लेके आना, ठीक, ताकि आपको ये पता चल सके। फिनोल के रिएक्शन में थोड़ा सा ये तो बता सकता हूं कि फिनोल के रिएक्शन में हमने किया ESR। अगर फिनोल को वाटर में ब्रोमिनेशन की, ट्राई ब्रोमिनेशन, याद है? CS2 में मोनोब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन की कॉन्सेंट्रेटेड में तो पिक्रिक एसिड, डाइल्यूट में मोनो, फिर नाइट्रोसेशन से यील्ड बढ़ाई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाई जबरदस्ती, फ्राइज रीअरेंजमेंट समझाई। बोलो करवाया था ये सब? तो और क्या जानते हो? उसके बाद तुम्हें रीमर टीमन करवाया, रीमर टीमन के बाद कॉल्व करवाया, तो फिनोल के सारे रिएक्शन हो चुके बच्चों। समझ में आई? चैप्टर फिनिश है, ठीक। नेक्स्ट टाइम अपन खत्म कर देंगे चैप्टर। चलिए, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट बारी। नेक्स्ट टाइम NCERT लेके आना भाई।